फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम अध्ययन करेंगे लिंग विद्यालय समाज की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट, तो सेकंड यूनिट में सबसे पहले आता है भारत में समाजीकरण की प्रक्रियाएं। भारतीय समाज में क्या क्या प्रक्रिया एंशिएंट काल में चले, क्या क्या मान स्वरूप में चलती हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आते जेंडर के संदर्भ में विद्यालय समाज परिवार की जिसमें आप देखते हो कि एक फैमिली में लिंग भेदभाव कैसे किया जाता है, फिर समाज में, फिर विद्यालय में धीरे धीरे इन सब का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लिंगीय भेदभाव की स्थिति कहाँ पे उत्पन्न होती है, किस प्रकार से होती है, इन सब चीज़ों को हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है परिवार में लिंग भेद। परिवार में लिंग भेद, परिवार में जो लिंग भेद है, इसके किस प्रकार से लिंग भेद होता है, किन किन कारणों पे। तो सर्वप्रथम एक फैमिली बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। भाई सबसे पहले बालक अपने फैमिली में रहता है, परिवार में रहता है। सबसे पहले जो कुछ भी कार्य सीखता है बालक वहीं से सीखता है। एक बालक और बालिकाओं में शिक्षा के उसमें सबसे पहले भेदभाव किया जाता है, एजुकेशन की प्राप्त होती है, और उसके बाद उसके जो संस्कार होते हैं धीरे धीरे उनको उन संस्कार किए जाते हैं जो बालक को चाहिए और बालिकाओं को, जो प्रत्येक को अलग अलग संस्कार हो, और जो कि फैमिली है वो साथ में लैंगिक भेदभाव को भी बालकों को सिखा देती है, जिससे कि वो भेदभाव आगे बढ़ता हुआ रहता है। जबकि समाज में काफ़ी सारे कारण होते हैं, जैसे एक बालिका को रात के समय घर से बाहर निकलना खतरनाक या घातक सिद्ध हो जाता है, जबकि बालक आराम से तो बाहर निकल के घूमते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए समान रूप से वो होता है। तो इसमें कुछ बालक बालिकाओं के रूप में एक अंतर कहा जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है पॉइंट है जन्म की खुशी में भेदभाव। तो आप देखो, जैसे हमारे फैमिली में किया, किसी की फैमिली में एक बालक बालिका को जन्म देता है, तो जब बालक को जन्म दिया जाता है तो उसकी खुशी अच्छे रूप से मनाई जाती है, अच्छा वो किया जाता है। तब एक बालिका को जन्म दिया जाता है तो जितनी खुशी बालक के जन्म पे मनाई जाती है उतनी खुशियाँ एक बालिका के जन्म पे नहीं। दोनों को एक समान समझना चाहिए, दोनों ही अच्छे कार्य कर सकते हैं। बालक को अच्छे संस्कार मिलेंगे तो बालक भी उतना ही अच्छा कार्य कर सकता है, और बालिका भी। तो इन दोनों के जन्म में ऐसी जो खुशी का जो भेदभाव हो हमें नहीं करना चाहिए, समाप्त होती है। जबकि बच्चे का जन्म होता है तो
परिवार वाले लोग ढोल नगाड़ा जाते हैं, डीजे बजाते हैं, जबकि बालिका का जन्म होता है तो ऐसी कोई एक्टिविटी कार्यक्रम करते बालिका को ऐसा समझी जाती है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जितना एक बालक अच्छा कार्य कर सकता है और जितना बालिक, तो उन दोनों को समान रूप से जन्म की खुशी मनानी चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, जन्म दिन की खुशी में भेदभाव। आप देखते हो एक बालक का जन्मदिन अच्छे से मनाया जा सकता है, जबकि एक बालिका का नहीं। एक बालक का जन्म स्तर बड़े स्तर पर मनाया जा सकता है तो एक बालिका का छोटे स्तर पर। जैसे कि आप देखते हो तो एक बालक का जन्मदिन जब मना रहे हैं तो फैमिली के पूरे सदस्य, घर परिवार, रिश्तेदार आदि को सभी को इनवाइट किया जाता है, जबकि एक बालिका का जन्मदिन मनाते हैं तो एक छोटे से रूप में फैमिली के अंतर्गत ही मना लिया जाता है। जबकि तो इस प्रकार की, और जबकि जो बालक होता है उसका जन्मदिन अच्छे धूम धड़ाके से मनाया जाता है, बालिका का जन्मदिन शांतिपूर्वक तरीके से और एक छोटे सा रूप में मना लिया जाता है। तो इस प्रकार की भेदभाव की स्थिति हमारे सामने नहीं हो। बालक बालिकाओं को दोनों को समान रूप से उतना ही समझना चाहिए जितना कि एक बालक है उतनी ही एक बालिका है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है तीसरा, विद्यालय में नामांकन भेदभाव। आप देखते हैं कि एक विद्यालय में जब हम लोग नामांकन कराने के लिए जाते हैं एक बालक और एक बालिका का, तो आप देखते हैं कि एक बालक को अच्छी स्कूल में, अच्छी क्वालिटी के स्कूल में भेजते हैं, जबकि एक बालिका को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। एक बालक और एक बालिका दोनों को समान रूप से शिक्षा दिलाएंगे तो समान रूप से अच्छे कार्य कर सकते हैं। जो एक बालक आगे जाके जो कार्य कर सकता है वो एक बालिका भी। लेकिन जब हम विद्यालय में एक को अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे टीचर, अच्छे फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, अच्छी गाइडलाइंस, जबकि एक बालिका को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिसको भी हम विद्यालय आधी बार जाने देते हैं, आधी बार नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से एक बालक और बालिका है, दोनों को समान रूप से शिक्षा दिलानी चाहिए। जो कि भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए। प्रथम भेदभाव, कुछ लोग पिछड़े वर्ग के होते हैं जो बालिकाओं को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा देते हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ कुछ लोग अपनी समझदारी दिखा देते हैं भाई कि बालक हमारे घर रहेगा, बालिका दूसरे के घर जाएगी, तो ऐसी कुछ लिंगी योजना का भेदभाव करके उनके साथ भेदभाव करने को रहता है। और कुछ करते हैं कि बालिकाओं को औपचारिक मात्रा रूप से नामांकित किया जाए, उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाए। उसके बाद अगला आता है शैक्षिक सुविधाओं में भेदभाव। शैक्षिक
सुविधाओं में भेदभाव। आप देखते हो शैक्षिक सुविधाओं में जिस प्रकार से हमें शिक्षा के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से शिक्षा के अंतर्गत नामांकन किया जाता है, उसी प्रकार से शैक्षिक भेदभाव भी जाते हैं। कि आप देखते हो कि एक लड़का है, उसको तो 20 रुपये का अच्छा और बढ़िया क्वालिटी बढ़िया कंपनी का पेन ला दिया जाता है, जबकि एक बालिका को 2 रुपये 5 रुपये का लो क्वालिटी का पेन दिलाया जाता है। इस प्रकार की सुविधा बालक को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल भेज सकते हैं, अच्छी जगह ट्यूशन के लिए कोचिंग के लिए भेज सकते हैं, जबकि बालिकाओं को स्कूल में पढ़ा उसके बाद अपने घर पे पढ़ लो, उसके बाद घर पे भी कुछ न कुछ बालिकाओं से छोटा मोटा काम करवाते हैं। इस प्रकार के बालकों से नहीं, इस प्रकार की जो शैक्षिक सुविधाओं देखने को मिलता है, तो इस प्रकार की जो शैक्षिक सुविधाओं में ये समानता नहीं करनी चाहिए। बालक बालिकाओं को समान रूप से अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। अच्छी जो सुविधा है वो दोनों के लिए समान रूप से लागू हो। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अपना पालन पोषण। पालन पोषण में भेदभाव। आप देखते हो कि एक फैमिली में इस प्रकार से भेदभाव किया जाता है कि ये बालक है, इसको अच्छा खिलाया जाए, बालिका को नहीं है। बालिका तो हल्का फुल्का के भी अच्छी सेहत अच्छा हष्ट पुष्ट रहती है। इस प्रकार की सोच हमारे माइंड में या संकीर्ण सोच हमारे जो एंशिएंट जो धारणा है उसकी एक सोच हमारे दिमाग में हमारे विचार आए, पीढ़ी दर ये रहते हैं, लेकिन वर्तमान स्वरूप में धीरे धीरे ये बदलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बालक को दोनों टाइम दूध खा रहे हैं, बालिका को एक टाइम, इस प्रकार का भेदभाव हमें नहीं देखना चाहिए। बालक अच्छा खाना खा रहा है, बालिका अपने नॉर्मली जो घर में बन रहा है जो खा रहा है, इस प्रकार की भेदभाव हमें नहीं करने चाहिए। दोनों बालक बालिकाओं को समान रूप से खाना पीना का कार्य समान रूप से किया जाना चाहिए, और दोनों को जो पौष्टिक भोजन की जो आवश्यकता के अनुसार उनको भोजन भी किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कार्य संबंधी भेदभाव। कार्य संबंधी भेदभाव। आप देखते हो कि कार्य करने के लिए भी बालिकाओं से ज़्यादा कार्य कराया जाता है, बालकों से कम, क्योंकि इसमें बालकों को तो स्कूल में अध्ययन करने के लिए भेज देते हैं या ट्यूशन के लिए कहीं, बालिकाएं को जैसे स्कूल चल रहे तो उससे भी रोक लेते हैं घर के कार्यों के लिए। तो इस प्रकार की ये जो समस्याएं जो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है, शहरी क्षेत्र में कम, क्योंकि घर पे इस कार्य संबंधी कार्य करने के विचार में बहुत सारे बालकों की शिक्षा से वंचित जाते हैं, उनको संपूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पाती है। उसके साथ और भी अनेक कार्य उनको रहते हैं। तो ऐसा नहीं हमें करना चाहिए, एक बालक और बालिका को समान कार्य करना चाहिए, और उसके साथ ही समान व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। ये नहीं कि बालकों के लिए अलग से कर रहे हैं, बालकों
बालिकाओं के लिए अलग से। तो उसके बाद अगला आता है 7वां पॉइंट है खेल संबंधी। भेदभाव। आप देखते हो कि एक बालक खेलने के लिए बाहर सकता है, जबकि एक बालिका खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकती। इस प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत एक बालक को स्कूल के द्वारा अच्छे टूर्नामेंट में खेलने को मौका मिल जाता है, एक बालिकाओं को अच्छे टूर्नामेंट में खेलने को हुआ है। तो जबकि एक बालक घर में खेल सकता है, तो एक बालिका को खेल के मैदान में जाकर खेलो। जबकि बालिका को खेल के मैदान में जाने के लिए सर्वप्रथम अपने घर वालों से अनुमति मांगनी होती है, उसके साथ वो फिर खेल के मैदान में जा सकते हैं। जबकि बालक को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बालक खेल के मैदान में खेलना चाहता है तो किसी से अनुमति नहीं लेता है, स्वयं ही अपने मन से खेलने के लिए चल जाता है। तो ऐसी भेदभाव भी दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है गतिविधियाँ। गतिविधियों संबंधी भेदभाव। एक बालक क्या गतिविधि करता है, एक बालिका क्या गतिविधि करते हैं, तो इन दोनों के भेदभाव पाया जाता है। तो आप देखते हो कि इन जैसे कि किसी कारणवश एक बालक रोता हुआ मिलता है, तो उसका कारण होता है और उसमें कि हिम्मत बंधाते हैं घर वाले लोग, कहते हैं तुम अच्छे हो, अदर हो, ऐसे नहीं करते हो। जबकि एक बालिका रोती मिलती है तो उससे कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ हो गया तो वो कर लेंगे। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो एक बालक बालिकाओं की जो गतिविधियां हैं, बालक क्या कर रहा है उससे घर वाले कुछ नहीं कहते। एक बालिका कुछ कर आती है तो उससे बहुत कुछ उसकी गतिविधियों के पीछे बहुत कुछ उसको सुनने को मिलता है। तो क्या है कि एक बालक और बालिका को समान रूप से जो गतिविधियाँ वो समान रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बालक जो कार्य कर रहा है उस कार्य को एक बालिका भी कर सकती है। दोनों को समान रूप से करना चाहिए। उसके साथ अगला पॉइंट आता है कर्तव्य संबंधी भेदभाव। तो आप देख लो, जो एक कार्य होता है, जो भी कोई कर्तव्य होता है, एक बालक अपने कर्तव्य करता है, बालिका अपना कर्तव्य करते हैं। दोनों समान रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना चाहिए। जबकि बालिका अपने कर्तव्य पूर्ण रूप से करते हैं, जबकि बालक क्योंकि वो तो जो घर है या फैमिली सदस्य उनका प्यारा रहता है, इस वजह से वो संपूर्ण रूप से अपने कर्तव्य नहीं कर। जब भी उन दोनों में इसी के लिए भेदभाव है। जबकि एक बालक होता है तो उससे कोई कार्य के लिए नहीं किया जाता है, बालिकाओं के लिए अनेक कार्य बता दिए जाते हैं जो कि उनके लिए एक फाड़ जैसे साबित होता है। जबकि बालकों को कार्य से मुक्त रखा जाता है अपने जो कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार की जो भेदभावना, इस प्रकार की समस्या हमारे सामने आती है, वो हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। जैसे कि घर में भी कोई कार्य के लिए एक बालिका से पहले कहते हैं, बालक से बाद में कहते हैं। ऐसा नहीं है कि
उस कार्य के लिए हम लोग पहले बालक से भी तो कह सकते हैं, बालिका से ही क्यों। तो इस प्रकार का जो अपने कर्तव्य होते हैं उनमें भी कुछ लिंगी भेदभाव घर वाले या फैमिली सदस्य करते रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अधिकार संबंधी भेदभाव। देखा संबंधी भेदभाव। आप देखो कि एक अधिकार एक बालिका को भी उतने ही हैं, एक बालक को भी उतने प्राप्त होते हैं। ये जो अधिकारों की बात भारतीय संविधान में भी सभी को समान रूप से अधिकार गए हैं, वो चाहे समानता का हो, चाहे न्याय का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी जो अधिकार हैं, तो वो तो इसी प्रकार से एक फैमिली में एक बालक और एक बालिका को दोनों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन बालक के पास सारे अधिकार हो सकते हैं, बालिका के पास कोई अधिकार नहीं हो सकता। ऐसा भेदभाव फैमिलियों में देखा जाता है। ऐसा क्यों? जब एक बालक जितना अधिकार रख सकता है तो उतना अधिकार एक बालिका को भी रखने का हक है। तो इससे उस जो अधिकार, जब हम एक बालक को अधिकार देंगे तो अधिकारों की पूर्णता हो जाएगी, जबकि एक बालिका के पास कुछ नहीं है तो वो तो अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसा कि एक बालक बालिका दोनों विद्यालय से आते हैं, दोनों को भूख लगे होते हैं, तो एक मदर्स को दोनों को दूध पिला के या कुछ अन्य अल्पाहार के दोनों को समान रूप से कार्य करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि बालिकाओं को तो खाने पीने के लिए कुछ भी दिया जाता है, जबकि बालक को दूध वगैरह इस प्रकार का भोजन दिया जाता है। तो ये क्या उसके अधिकारों में भेदभाव होता है। तो ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। इस कर्तव्य को बालकों के साथ भेदभाव जो हमारे जो कार्य कर्तव्य हैं अधिकार, उनका भी हम लोग हनन कर रहे हैं एक दूसरे को। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव। जो स्वास्थ्य की एक सेवा, एक बालक को कुछ भी होता है तो अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जा सकता है, जबकि एक बालिकाओं को कुछ भी होता है तो सामान्य नॉर्मली डॉक्टर या सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया जा सकता है। बालक बालिका का जब जन्म होता है तो एक बालक को कुछ दिक्कत होती है तो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे उसमें हम देखने को कर सकते हैं। जबकि एक बालिका का जन्म होता है तो उसको कोई दिक्कत होती है तो गवर्नमेंट स्कूलों में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में हम उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का कर सकते हैं। जबकि एक बालक के लिए जो भी टीकाकरण होता है उसकी ओर ध्यान रखा जाता है, जबकि बालिकाओं के लिए ऐसा टीकाकरण पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। एक बालक बालिकाओं में नज़दीकी समस्या नहीं है, ये बहुत दूरगामी और दूरदृष्टि की समस्या। इसके साथ अगला पॉइंट आता है
निर्देशन एवं परामर्श में भेदभाव। आप देखते हो कि एक बालक और बालिकाओं को जब गाइडलाइंस देने की आवश्यकता होती है तो उनको जो कार्य करने की आवश्यकता होती है, जो निर्देशन, जो परामर्श एक बालक बालिकाओं को हमें जिस टाइम देना चाहिए, सबसे पहले बालक बालिकाओं को गाइडलाइंस की निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है 10th क्लास के बाद। जैसे ही पास करते हैं 11th क्लास में, तो सबसे पहले उनके लिए इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है कि भाई हमें कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है कि हम कौन सा साइंस फैकल्टी ले सकते हैं या आर्ट्स फैकल्टी, तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करने का या हमें और कुछ करने का, जैसे ITI वगैरह, पॉलिटेक्निक, इस प्रकार की कोई व्यावसायिक औद्योगिक धंधों के लिए काम करना है या आगे हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है, तो इस प्रकार का गाइडलाइंस हमें देना चाहिए, जो कि उनमें भी एक बालक और बालिकाओं में दोनों में गाइडलाइंस देते वक्त भेदभाव किया जाता है। जबकि एक बालिकाओं को ले एक बालक को अच्छा शिक्षा लाने के लिए गाइडेंस दिया जाता है, अच्छा कार्य करने के लिए, जबकि एक बालिकाओं को अच्छी गृहिणी पढ़ने का गाइडेंस दिया जाता है कि आपको अगले पे जाके ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, तो इस प्रकार का गाइडेंस दिया जाता है। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए कि उसके साथ ही आप देखते हो कि जबकि एक बालक को अपन अच्छा गाइडेंस दे रहे थे, उसी प्रकार को एक बालिका को भी तो हायर एजुकेशन प्राप्त करा सकते हैं, जबकि एक बालिका को नहीं। तो इस प्रकार दोनों को समान रूप से किया जाना चाहिए। इस प्रकार सबसे पहले फैमिली में लिंग भेद किन किन कारणों से होता था, वो सभी कारण अपूर्ण अध्ययन कर लिया गया है, और इसके बाद आगे बचे वो ये उसका अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को थैंक यू।